हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में? मैं भी ठीक, ऑल वेल। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर जी, ये हमारा पुराना वाला लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? सर, इसमें हम लोगों ने फाउंडेशन में या सीपीटी में 6 यूनिट्स पढ़ लिए थे। सर, इसमें जो था वो था प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, डिस्चार्ज, पेमेंट, वॉइड, ऐसी चीजें थी। ये जनरल प्रोविजंस थे। तो इट वाज अबाउट जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब थिंग्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चाहे वो देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सिंपली बिजनेस में सेल परचेज सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर आपका शादी करने जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वर कवर्ड। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सर वॉइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। तो वो कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू एवरी टाइप, एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिसाइड्स दैट, अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो वॉट एवर we have studied, whatever we have read is still applicable, क्योंकि as I told you कि जो हमने रूल्स वहां पढ़े थे they are applicable to every kind of contract. Now we will discuss about special contracts. अब हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, so we call them special contracts. Okay, इसमें सर जी इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये हमारा टोटल सिलेबस है बच्चों। ओनली 3 यूनिट्स। तो सीपीटी के मुकाबले इफ यू सी द नंबर वाइज इट इज जस्ट हाफ। ये 2 यूनिट्स छोटे हैं, ये थोड़ा लंबा है। नहीं, नॉट एनाकोंडा टाइप, एनाकोंडा जितना लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा पाइथन जितना जरूर है। तो मित्रों, इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो whenever we have any contract, right, तो the provisions which we read earlier कि लीगल होना चाहिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उनके अंदर, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर जी लीगल हो गया, उसके बाद में नॉट declared void by law, valid offer and acceptance, consideration legal होना चाहिए, that must be present. So we have this kind of contracts. These are special contracts, these are special situations. तो ये जो रूल्स है दे आर स्टिल एप्लीकेबल, दे आर स्टिल एप्लीकेबल। सेकेंडली बच्चों, ये लॉ का पेपर है, सो दिस इज यू नो पेपर नंबर 2। 30% MCQ आता है इसमें, यू विल गेट OMR शीट, यू नो दैट, और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव आता है, यानी अराउंड 70 मार्क्स। अराउंड क्या, पक्का ही हो गया जी।
इसमें से आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 10 मार्क्स का पेपर कॉन्ट्रैक्ट में से मिलेगा, तो वेटेज भी कम नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं है, थोड़ा इसमें भी होगा, थोड़ा इसमें भी होगा। सर 10, इसमें 10 की बात कर रहा हूं, इसका तो अलग है, उसमें भी 4-5 नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है, आता ही है। मित्रों, वेटेज कम नहीं है, अगर कुल मिला के 15 मार्क्स का भी पेपर उनको मिलता है तो ये कम नहीं है। कारण ये कि दिस इज इजी पोर्शन और बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा सिलेबस है। आप कंपनीज एक्ट देखोगे तो उसमें 10 तो चैप्टर है कोर्स में हमारे, और सर एक एक चैप्टर अपने आप में पूरा मतलब बड़ा है, वो कंपनीज एक्ट नाम है उसका। तो ये सर इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन टू दिस। दूसरी चीज, इट इज नॉट टिपिकल लाइक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल थोड़ा सा टफ था, निगोशिएबल थोड़ा सा मुश्किल था बच्चों, उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी। इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज तो इसकी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए, एक हमको समझना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी, एक हमको समझना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक हमको समझना है बेलमेंट, एक हमको समझना है प्लेज, एक हमको समझना है एजेंसी। यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, 7, 8, 9, ठीक। लेकिन अभी क्योंकि वो 6 यूनिट्स वर कवर्ड इन सीपीटी, तो इट इज यूनिट 1, इट इज 2, इट इज 3, रीनंबरिंग होगी। तो आई थिंक इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए, अगर हम शब्दों पे ध्यान दें और हम इन वर्ड्स पे जाएं, तो द फर्स्ट थिंग इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, सर मैं अभी डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को, बट इंडेमनिटी मीन्स टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस। नुकसान से भरपाई करना, हिंदी में याद आता है, इट इज लाइक क्षतिपूर्ति। अगर कोई क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसकी पूर्ति करना, हर्जाना देना, मुआवजा देना फॉर एनी लॉस। सो देयर मस्ट बी ए लॉस, उसका कुछ कॉज होना चाहिए, सेक्शन 124, or somebody has promised to compensate for that loss, so it will be treated as contract of indemnity. गारंटी में क्या होता है? To promise for performance or payment in case of default of other person, that is called principal debtor. सर गारंटी में हम गारंटी ले रहे हैं या हमने गारंटी दी हुई है, सो दैट मीन्स कि किसी दूसरे व्यक्ति की परफॉर्मेंस का हमने प्रॉमिस किया है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा देन आई हैव टू परफॉर्म, अगर वो पे नहीं करेगा देन आई हैव टू पे। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेलमेंट, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड ओनरशिप पास नहीं होगी। ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे, देखो तब तो सेल हो जाएगा बेटा, और एक बार ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज सेल, तो इट विल बी कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट में कहां रह जाएगा वो। तो बेलमेंट इज कि वेयर वी ट्रांसफर दी पोजेशन, वी ट्रांसफर दी पोजेशन यानी डिलीवर कर रहे गुड्स को टू समबडी एल्स फॉर सम पर्पस। तो दैट कैन बी वाइड range of transactions,
सर आपने अपने दोस्त से फोन मांगा कि यार उधार देना, एक कॉल करनी है, इट इज बेलमेंट. आपको काम पूरा करना था, आपने अपने दोस्त से कॉपी ले ली, इट इज बेलमेंट. कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजी फॉर सेल, इट इज बेलमेंट. क्लास में टेस्ट चल रहा था, आप कैलकुलेटर घर भूल गए, आपने मुझसे उधार ले लिया, इट इज बेलमेंट. आपको अचानक से कहीं जाना था, आपकी स्कूटी आपके पास नहीं थी, आप दोस्त की स्कूटी ले गए, इट इज बेलमेंट. आपकी कार की सर्विस होनी थी, आप शोरूम पे सर्विस सेंटर पे छोड़ के आए कार फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस, इट इज बेलमेंट. अ ह्यूज रेंज ऑफ ट्रांजेक्शंस. सो बेलर होगा, बेली होगा, उनके राइट्स होंगे, उनकी ड्यूटीज होंगी. टेक्निकल बातें करेंगे बच्चों. प्लेज. Pledge is a special kind of bailment for security purpose. सर प्लेज को हिंदी में गिरवी कहते हैं, गिरवी. शायद ये बिंदी नहीं लगी, गिरवी. सपोज यू नीड टू बोरो मनी, पैसे की आवश्यकता है, और आपने अपने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी को प्लेज करके लोन लिया किसी से, तो दैट इज प्लेज. जब तक पैसा नहीं दे दोगे यू विल नॉट गेट योर गुड्स बैक, तो ये प्लेज हो गया. ठीक है, आपको याद होगा जब हमने पैकिंग क्रेडिट पढ़ा था टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में, तो दैट वाज क्लीन क्रेडिट, दैट वाज अगेंस्ट हाइपोथिकेशन of goods, or that was against pledge of goods. So whenever pledge is there, so that means the goods are in possession of the other party, the lender, and lender will not release the goods unless and until payment is made. Agency. One person is authorized to act on behalf of other. रूल रहता है, करेगा कोई मरेगा कोई. सो दैट इज लॉ ऑफ एजेंसी. उसको हम लोग एजेंट कहते हैं. जिसके बिहाफ पे करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल. तो एजेंट के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, प्रिंसिपल के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं. एजेंसी रिवोकेबल है, एजेंसी इररिवोकेबल है. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. वन पर्सन, sir, promises to compensate the loss caused to other person. एक व्यक्ति दूसरे से कहता भाई नुकसान अगर तुम्हें होगा देन मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा, मतलब कॉम्पनसेट करूंगा. बचा तो खैर क्या लेगा. गारंटी. गारंटी इसकी दूसरा व्यक्ति है और हम कह रहे हैं ये व्यक्ति परफॉर्मेंस करेगा, एक्ट करेगा, पेमेंट कर देगा, बेईमानी नहीं करेगा, और वो करेगा कुछ तो हम मरेंगे. गारंटी. बेलमेंट इज हैंडिंग ओवर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अदर फॉर सम पर्पस, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप नहीं देने का बेटा, फिर तो सेल हो जाएगी. प्लेज. We have delivered some goods, some property to the other person as a security for repayment of loan, for performance of our act. Agency. One person is authorized by another to act on his behalf. तो करेगा ये एजेंट, बट लाइबिलिटी होगी प्रिंसिपल की. तो इस चीज को हम लोग एजेंसी कहते हैं बच्चों. देखिए ये सभी विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. वी कॉल देम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो मेरे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पे जनरल वाले रूल्स तो लगेंगे, बराबर लगेंगे. कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टीज को, मेजर हो, साउंड माइंड हो, सर वो कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए.
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होनी चाहिए। तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर जो हमने सीपीटी में या फाउंडेशन में पढ़ा था। सीपीटी और फाउंडेशन का कोर्स सेम था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 to 6 यूनिटी थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं, उसमें कहीं कोई सर एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। बिसाइड्स दैट हमारे पास कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो इट इज़ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमें उनको समझना है बेटा। तो इस चैप्टर में जो शुरू में इन्होंने बताया है कि इंडेमनिटी और गारंटी। नाउ आई एम ऑन यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में आई विल डिस्कस विथ यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी। पहले इंडेमनिटी फिर गारंटी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 124 से 147 तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। तो माहिष्मती साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य है। इसमें इंडेमनिटी है बच्चों पहले, फिर गारंटी है, और फिर गारंटी में कई सारी चीजें। इफ यू सी दैट यूनिट ओवरव्यू थिंग, तो इंडेमनिटी में सिर्फ 2 सेक्शन है, 124, 125। बट इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो 126, 127 इज देयर। उसके बाद श्योरिटी की लाइबिलिटी बताई गई है, इट इज 128। उसके बाद कंटिन्यूइंग गारंटी के प्रोविजंस हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी इज ए गारंटी फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। 129 to 32 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का सर डिस्चार्ज के बारे में है 133 to 139। और बेटा राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के राइट्स हैं, और इट इज 140 to 147। ये सब गारंटी में ही है बेटा। ऑल दिस इज कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओनली। गारंटी में श्योरिटी का मतलब है गारंटर। जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी कहते हैं। देखिए इंडेमनिटी इज सिंपल, अभी बताता हूं मैं आपको। गारंटी का मतलब है कि वन पर्सन सेज, ही प्रोमिसेस that he will perform the contract or he will pay the money in case of default of a third person. तो that kind of thing is known as guarantee। और जहां तक गारंटी है तो उसकी डेफिनेशन। अब who is surety? तो surety is the person who has made that promise. The person who says that I will perform if this person doesn't perform. तो दैट पर्सन हु सेज दैट आई विल परफॉर्म इज गारंटर या श्योरिटी बोला गया उसको। श्योरिटी की लाइबिलिटी इज दैट को एक्सटेंसिव एज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कंटिन्यूइंग गारंटी इज फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, देयर आर वेरियस केसेस व्हेन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लाइबल, श्योरिटी इज नॉट लाइबल। डिस्चार्ज के प्रोविजंस हैं, श्योरिटी हैज सर्टेन राइट्स लाइक राइट ऑफ subrogation and some other rights are there. Okay, so ये sir this we are going to discuss in this particular unit. चलिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये दोनों स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 124 से 147 तक दिए हुए हैं। और बेटा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, आर सब्जेक्ट टू जनरल प्रोविजंस विच वी डिस्कस्ड इन अर्लियर लेवल, राइट। तो वो सब भी उसके ऊपर लगेंगे और सिमिलर रहेगा, कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस, वो सब होगा। फिर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए बोथ आर सेम,
लेकिन दोनों अलग भी हैं। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडेमनिटी और गारंटी में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 124, इतने में ही आ जाएगा 124, ठीक है। और बच्चों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि भाई अगर आपको लॉस होगा देन आई विल कॉम्पनसेट दैट लॉस, लेकिन लॉ में लिखा है सेव करने की बात। इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other party। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस कर रही है कि वो उसको लॉस से बचाएगी, और लॉस से बचाएगी बेटा, ठीक, फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम, फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम, from loss caused to him by the conduct of promisor, by the conduct of promisor or any other person, मतलब थर्ड पार्टी। तो ये इंडेमनिटी हो गया। तो देखिए, हम इसको यहाँ गारंटी की बात अब बाद में करेंगे बच्चों, पहले वी शुड डिस्कस इंडेमनिटी। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, नन्ही सी, और इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जहां पर बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। अब बचा नहीं पाएगी तो दैट मीन्स कॉम्पनसेट करेंगे। लॉस से सेव करने का मतलब ये नहीं है कि लॉस हो रहा होगा तो वो एकदम शक्तिमान की तरह आके बचा लेगा। इट इज लाइक कि कॉम्पनसेट करेगा। तो वन पार्टी प्रोमिसेस टू कंपनसेट द अदर पार्टी, लेकिन जो लिखा है मैं वही लिखा हूं, फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम, जो दूसरी पार्टी को हो रहा है, बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो प्रोमिसर के द्वारा या किसी और के द्वारा नुकसान हो रहा है तो वो उस लॉस को कॉम्पनसेट करेगा। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस, लिखा भी है। द टर्म इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस, नुकसान की भरपाई करना, और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, या उसको कंपनसेट करना जिसको नुकसान हुआ है। तो सेक्शन 124, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये सर कॉम्पनसेशन का है। तो यहां पे आप देखिए दो पार्टीज हैं, से एक पार्टी है एक्स और एक पार्टी है वाई। नाउ ही हैज promised to save y, sorry, to save x, means compensate करेगा from loss caused to x due to conduct of y or any other person. That's right बच्चों। तो y ने x को प्रॉमिस किया है, y ने x को प्रॉमिस किया है कि अगर x को लॉस होगा, ऑब्वियसली उसका रीजन, टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी स्पेसिफाइड, then y will compensate, then y will save him from the loss. That means y will compensate to x for such loss caused to x by the conduct, by the action of y
और बाय एनी अदर पार्टी। कॉज ऑफ लॉस जो है वो प्रोमिसर का कंडक्ट हो सकता है या एनी अदर पर्सन का भी कंडक्ट हो सकता है, पर एक्स का खुद का कंडक्ट नहीं हो सकता। परंतु सर कोई ऐसा कंडक्ट नहीं हो सकता या एक्शन ऑफ गॉड नहीं हो सकता, लाइक फायर हो गया, फ्लड हो गया, तो इट इज नॉट कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, इट इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड कैन नॉट बी कवर्ड इन एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। या एक्स का खुद का लॉ कंडक्ट है, उसकी वजह से लॉस हुआ है, तो ही विल नॉट कॉम्पनसेट, वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। चलिए, तो देखिए देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद गवर्नमेंट, ये एक्स है और से ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने एक्स को विदेश पढ़ने भेजा और सर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और इस शर्त पे भेजा कि तुम पढ़ के आओ, पढ़ाई करके आओ, इंडिया लौटो और फिर गवर्नमेंट की जॉब करना 5 साल। एक्स ने लिख के दिया कि वो लौट के आएगा। अब अगर वो नहीं लौट के आएगा तो इट विल इंडेमनीफाई द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लॉस को पूरा करेगा, सरकार के नुकसान को कंपनसेट करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी, ये इंडेमनिटी का एग्जांपल हो गया। सर देयर आर 2 पार्टीज, जो प्रॉमिस कर रहा है उसको बोलेंगे इंडेमनिटी फायर या इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर। ठीक, ये क्या कहलाएगा? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी। सर यहां आई नहीं आएगा, इंडेमनिटी होल्ड है, इसके पास ही इज होल्डिंग, तो इंडेमनीफाइड कह दो या इंडेमनिटी होल्डर कह दो। तो एक है इंडेमनीफायर, एक है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर वो है जिसने प्रॉमिस किया है, जिसको प्रॉमिस किया है वो इंडेमनीफाइड है। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिए। सर एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल 1 बेटा, ये कहता है कि ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी। ठीक, ए promises to indemnify B, ठीक, against the consequences of proceedings, against consequence of proceedings by C against B, in respect of 5,000 rupees advanced by C to B, advanced by C to B। तो देखिए क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। C इज ए थर्ड पार्टी, C यहां लिख देते हैं, C इज ए थर्ड पार्टी। C ने B को 5,000 रुपए का एडवांस यानी लोन दिया हुआ है। सर इट इज ऑलरेडी गिवन, ये उन्होंने पहले ही दे रखा है। C ने B को एक लोन दिया हुआ है, C has given a loan to B। अब obviously C has the right to recover that money। B ने ये पैसा लिया था for या on behalf of A, for the work of A। ये बात एग्जाम्पल में लिखी नहीं है,
लेकिन आप मान के चलिए बी टुक दिस लोन फॉर द पर्पज ऑफ ए। बी ने लोन लेके वो पैसा ए पे खर्च कर दिया। बी ने सी से लोन लिया और वो पैसा ए पे खर्च कर दिया। अब बेसिकली ए शुड रीपे, but there is no privity of contract between A and C, so A cannot file a suit on C. C cannot file a suit on A. Done. C किससे मांगेगा? B से, because B has borrowed the money. B किससे मांगेगा? A से. तो there is another contract between A and B that in case C files a suit against B and B suffers any loss, then A will compensate. So this is contract of indemnity. So where one party promises to save the other party against the loss caused to him by the conduct of promisor himself or any other person. तो here A is promisor. तो इसको अगर लॉस होगा, क्योंकि ये मुकदमा करेगा, पैसा मांगेगा, तो इसको पैसा देना पड़ेगा, तो इसको लॉस होगा B को, तो B can recover that amount from A. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए और बी के बीच में जो अग्रीमेंट है बच्चों, वो इंडेमनिटी है। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करिए। और ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हो रहा है। तो एक बेसिकली बी बोरोड द मनी फॉर द पर्पस ऑफ ए, लेकिन क्योंकि बी इज इन फ्रंट, पैसा तो बी ने बोरो किया है, तो सी विल फाइल ए सूट ऑन बी। So A has agreed to compensate for any loss which is caused to B due to action of C, that is the third party. Example 2. This is clear बच्चों? चलो गुड। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है। सर इट इज सिंपल, लेट मी टेल यू क्या होता है। देखिए कभी भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह खो जाता है, लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लॉस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, लॉस ऑफ सर आइडेंटिटी कार्ड, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में अभी वो जो दूसरा इशू कराओगे तो वो कहता है कि भैया इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के दो। क्या लिख के दो? इंडेमनिटी बॉन्ड। तो अब वो बताएगा कि आई मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, ठीक है, नंबर दिस फ्रॉम दिस हैज लॉस्ट द शेयर सर्टिफिकेट। I promise to compensate the company for any loss which may be caused to it due to issue of duplicate certificate। और फिर मिस्टर ए अपने साइन करेंगे, तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया। देखिए कंपनी ने ए को पहले शेयर सर्टिफिकेट दिया, अब ए पहुंच गया कंपनी में, मेरा सर्टिफिकेट हो गया, डुप्लीकेट इशू करो। तो कंपनी कहती है इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के दो पहले, क्योंकि देखो सोचो, सपोज करो ए ने उस सर्टिफिकेट के आधार पे शेयर बेच लिए टू ए थर्ड पार्टी, पैसे ले लिए, फिर ये पहुंच गया मेरा सर्टिफिकेट हो गया डुप्लीकेट, कंपनी ने डुप्लीकेट दे दिया। अब वो पार्टी कंपनी पे ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई, शेयर मेरे नाम में, कंपनी कह रही है तो डुप्लीकेट हो गया। अब वो घपला हो गया, ये तो फ्रॉड हो गया, कंपनी का मुकदमेबाजी में खर्चा हुआ, लॉस हो गया, तो ए विल रीइंबर्स ऑल दैट मनी, क्योंकि इसके डुप्लीकेट के चक्कर में हुई सारी कहानी। तो इसलिए डुप्लीकेट इशू करने से पहले जनरली इंडेमनिटी बॉन्ड कंपनीज लिखवाती। तो कंपनी एग्री टू इशू द सेम, दैट इज डुप्लीकेट, ऑन द टर्म कि एक्स कंपनी को नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा, बताएगा, ठीक है।
तो देखिए एक्स में एग्री, तीसरा है टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस, कि अगर वाई की नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर ए ट्री, तो उसका पेड़ गिर गया इसके ऊपर, उससे पहले कार रखा है तो वो उसको नुकसान को पूरा करेगा, राइट। तो बच्चों दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज। अब उसके बाद एनालिसिस किया इन्होंने और उसको और समझाया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है और कैसे होता है। तो देखो बेटा, बेसिक तो ये डेफिनेशन ही है जैसा कि अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, सेक्शन 124 वाला, इसको याद करना है। ये आपको कोशिश करनी एग्जाम में एज इट इज लिख पाओ। रिमेनिंग डिस्कशन यू कैन मेक इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में डिस्कस कर सकते हो, उसका कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ वी गो फॉर एनालिसिस, लिखते हैं टू इंडेमनीफाई मीन्स, अरे भैया इंडेमनिटी का मतलब है टू मेक गुड फॉर द लॉस। इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड फॉर द लॉस, नुकसान की पूर्ति करना। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज एसेंशियल, वेरी गुड। तो देखिए लॉस इज एसेंशियल, नो लॉस नो कॉम्पनसेशन। नुकसान हुआ नहीं, हम कह रहे हैं इंडेमनिटी पूरी करो। अरे भैया हमने क्या कही है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस इज देयर? द प्रॉमिस इज टू सेव यू, टू सेव द अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस। लॉस होगा तो कॉम्पनसेट करूंगा ना, नो लॉस नो कॉम्पनसेशन, कुछ नहीं है, भूल जाओ। लॉस इज एसेंशियल, ठीक है। अनलेस द प्रोमिसी हैज सफर्ड ए लॉस ही कैन नॉट होल्ड प्रोमिस। जब तक नुकसान नहीं होगा यू कांट आस्क फॉर द मनी और एनीथिंग एल्स, ठीक। उसके बाद देखिए स्कोप जो है वो सिर्फ तभी कवर होगा जो कि सर जी देखिए स्कोप ऑफ सेक्शन। स्कोप का मतलब होता है कवरेज, कहां तक कवर करेंगे। तो लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ, लास्ट वर्ड से ध्यान से देखिए उधर, प्रोमिसर, और लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी और एक्ट ऑफ गॉड आर नॉट कवर्ड। वो इंडेमनिटी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इनवैलिड हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट टाइप ऑफ प्रॉमिस इज वॉइड, बट इंडेमनिटी में नहीं आएगा। सर इफ आई हैव सेड दैट आई विल कॉम्पनसेट यू फॉर एनी लॉस which you suffer due to my action, it is valid. Due to action of third party, it is valid. But due to your action, you suffer loss due to your own action. And I have promised that I will compensate. There can be a promise and it's a valid contract, but it cannot be treated as contract of indemnity. या act of God, तो वो indemnity नहीं है. Strictly speaking, if you read the last words of this mode of contract के just ऊपर, loss occasioned by conduct of promisee, promisee के खुद के कार्यों से हुआ लॉस, या एक्सीडेंट की वजह से हुआ लॉस, या एक्ट ऑफ गॉड जैसे फ्लड है, टाइफून है, अर्थक्वेक है, ये सब बेटा एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है, ये आर नॉट कवर्ड। सर आई एम अगेन सेइंग कि वो वहाँ पर वॉइड नहीं होगा, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा और इंडेमनिटी में नहीं कवर, ठीक। उसके बाद देखिए हेडिंग है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर कुछ नहीं है इसमें बहुत आसान, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप बताओ, सोचो मोड्स का क्या मतलब है, मतलब किस प्रकार से हो सकता है। अरे भैया एक होता था एक्सप्रेस और एक होता था
implied. तो express होगा by words, express contract means by words, written और oral, ठीक. और implied का मतलब by conduct, by circumstances. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दोनों प्रकार से हो सकता है, और सर इम्प्लाइड भी हो सकता है कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस से, और एक्सप्रेसली भी वो प्रॉमिस कर सकता है, ठीक है. उसके बाद कहते हैं कि इट इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, और जो बेसिक रूल्स थे दे आर एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज वेल. मतलब देखो, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए बेटा, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए. सर उसके बाद में आपका पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेजर है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी लॉफुल है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वॉइड डिक्लेयर किया हो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. यस, फ्री कंसेंट याद है, कोएर्शियन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीजें बेटा वहां पे भी थी, यहाँ पर भी हैं, और जैसा था वैसा है. लाइक अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानते थे. एग्जाम्पल है, ए आस्क बी टू बीट सी, ए ने बी से बोला कि तू सी को कूट दे, जो भी नुकसान होगा मैं पूरा करूंगा. पता है ये वॉइड हो जाएगा, कारण ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मारना पीटना, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक. इसके बाद देखिए, जो इंश्योरेंस होता है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है. अभी तो मैं कह रहा था एक्ट ऑफ गॉड नहीं कवर है, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग था, बट मानते हैं बच्चों. तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि वहां पे पॉलिसी की अमाउंट पहले से तय होती है. जनरल इंश्योरेंस यानी फायर, मैरीन, उसमें आपको इतना ही क्लेम मिलेगा जितना लॉस हुआ. हमने अकाउंट्स में पढ़ा था, स्टॉक की पॉलिसी थी, तो जितना लॉस होता था उससे ज्यादा क्लेम कभी नहीं मिला. दैट इज इंडेमनिटी इफेक्ट. लेकिन अब व्यक्ति की डेथ हो गई, लाइफ इंश्योरेंस है, तो वैल्यूड पॉलिसी होती है ना, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंडेमनिटी नहीं है. जनरल इंश्योरेंस यानी फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाइल लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली नॉट इंश्योरेंस, इट इज बेसिकली एश्योरेंस एंड इट कैन नॉट बी इन स्ट्रिक्ट टर्म्स ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, बेटा ये मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को, तो ये वाला पोर्शन राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर ये आप पढ़ोगे. इंडेमनिटी समझा दिया मैंने, आगे का आप पढ़ लो, करेंगे, मैं आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास, छोड़ूंगा नहीं, बट पढ़ लोगे तो और अच्छा लगेगा. फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू.